हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल एक जातक का प्रश्न था कि जब इतने सारे ग्रह गोचर करेंगे तो उसका ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों को हमने इंडिविजुअल प्लैनेट के मूवमेंट से समझा दिया था। लेकिन एक बात है कि जब भी कोई ग्रह गोचर करेगा तो जिंदगी में किसी एक जगह पर अगर खुशियां आती हैं तो किसी दूसरी जगह पे आप अपने टाइम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम दे पाते हो। तो आज के इस कुंडली विश्लेषण में हम लगन के साथ चर्चा करेंगे कि अगर आपका मेष लगन है तो ये जो 3 ग्रहों का गोचर है इसका कंबाइंड इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, जिससे कि आपको पहले से थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि हाँ, अगर इन इन एरियाज में चुनौती आ रही है तो ये टाइम बीइंग की चुनौती है, उसको लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप अपना नॉर्मल वहां पे टाइम दोगे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। आपको अपने कुंडली में किन चीजों को ध्यान रखना होता है? सबसे पहली चीज, अब आज वाले में हम षडबल की बात नहीं करेंगे। षडबल तो तब था जब हमने ग्रह के गोचर को समझा था। आज हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो कि किन किन एरियाज ऑफ द लाइफ के ऊपर ग्रहों के गोचर का इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, 3 ग्रहों का गोचर ऑलमोस्ट है, गुरु का, शनि का और राहु का। इन तीनों ग्रहों के हिसाब से अगर हम देखें तो राहु और शनि के मूवमेंट से 3 राशियां, क्योंकि एक ग्रह की 3 राशियों में नक्षत्र आते हैं, तो इन 2 ग्रहों के मूवमेंट, राहु और शनि के अकेले जो मूवमेंट है, ये 6 राशियों पे प्रभाव करते हैं। इसी के साथ साथ गुरु जो हैं उनके में क्या है कि उनका नक्षत्र 2-2 राशियों में करके बट जाता है। यानी कि गुरु का कुछ नक्षत्र जो है वो 3 नंबर की राशि में और कुछ नक्षत्र जो है वो 4 नंबर की राशि में। नक्षत्र का कुछ हिस्सा जो है वो 7 नंबर की राशि में है, तो कुछ हिस्सा जो है वो 8 नंबर की राशि में है, और इसी तरीके से कुछ 11 नंबर की राशि में है तो कुछ 12 नंबर की राशि में। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हो कि राहु गुरु सेम राशि शेयर कर रहे हैं कहीं पर भी हैं तो, और इसी तरीके से शनि और गुरु जो हैं इनके बीच में भी शेयरिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 3 ग्रहों का, राहु, शनि और गुरु के गोचर का प्रभाव सीधे सीधे आपके कुंडली में 6 राशियों पे डायरेक्टली आएगा। ठीक है, ये मैंने अभी 3 ग्रहों का कहा। साथ ही साथ देखिए, केतु भी मूव हुए हैं, तो केतु की जो मूवमेंट है उसका प्रभाव भी आपको अपने 3 राशियों पे देखने को मिलेगा। अब इसमें 3 राशियां जो होंगी, केतु का जो नक्षत्र है वो आते हैं आपके पहली राशि में, एक नक्षत्र आता है आपका 5वीं राशि में और एक आता है आपके 9वीं राशि में। ठीक है, तो इनसे भी कुछ जुड़े हुए प्रभाव होंगे। क्या प्रभाव होंगे, अब इसको चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राहु केतु के गोचर से। इस लगन कुंडली में केतु जो है, अगर आपका जन्म शुरुआत के 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच का है, 13 डिग्री 20 मिनट के बीच का है, तो ऐसे स्थिति में आपके लिए यह गोचर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। किनके लिए ये बात कह रहा हूं? जिन लोगों का मेष लगन है, एरीज असेंडेंट है, और केतु जो थे वो इस कंडीशन में, उनके सोचने का ढंग थे, वो पूरी तरह से पिछले 1.5 साल से अष्टम भाव में बैठे हुए थे। क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारी उलझने जो हैं उनको लेके बैठे हुए थे। उस ग्रह का आगे आ जाना और लगन को देखना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दे रहा है अपने खुद के पर्सनालिटी को और अपने खुद के सोच को एक नई डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, तो केतु की मूवमेंट को हम पॉजिटिव मानेंगे इस मामले में कि ये आपके लिए आपको एक अच्छा राइज देगा। केतु जब मूव करेंगे तो 5th हाउस में, 9th हाउस में उनके नक्षत्र पाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली जो यहां पे नक्षत्र आए वो सभी के लिए हर जगह पे आ जाए ऐसा नहीं होता। पृथ्वी का जो गोल ना होने वाला कंसेप्ट है उसके कारण थोड़ा सा चीजें आगे पीछे चली जाती। भाव मध्य को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके किस भाव के अंदर किस नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा है।
लेकिन फिर भी कम से कम 1/3 आबादी जो होगी मेष लगन की, उसके ऊपर यह प्रभाव जो आएगा यह पॉजिटिव आएगा। संतान पक्ष से जुड़ के भी हो सकता है, एजुकेशन का जुड़ा हुआ काम भी हो सकता है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, धार्मिक आयोजन भी हो सकते हैं। इन सभी कामों के लिए केतु का यहाँ पे आके दृष्टि डालना इन 1.5 सालों में ऐसे आयोजनों को करा सकता है। पहली चीज केतु का कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अब हम बात करें राहु की। राहु का जो नक्षत्र है वो या तो 3रे भाव के अंदर है, वो या तो 7म भाव के अंदर है, वो या तो आपके गेन 11th हाउस के अंदर है। ऐसे स्थिति में जब ये राहु की मूवमेंट होगी तो ये अपनी ओर से प्रयास किन किन चीजों पे करेंगे। ये है इनका करेज का हाउस। करेज का हाउस का स्वामी जो है, पहले वो क्या हो रहा था, अपने से द्वादश हो रहा था, जो कि कहीं ना कहीं साहस पराक्रम में थोड़ी सी कमी लेके आ रहा था। अब वो कहीं ना कहीं लगन में आके बैठा हुआ है। इस कारण से आपके अंदर नेचुरल वे में एक साहस अपने आप दिखाई देगा किन्हीं भी कामों को करने के लिए। 7th हाउस में अगर आपका यही मिड पॉइंट लॉर्ड बन रहा है राहु, तो ऐसे स्थिति में इसका लगन में आना, आप अपने पार्टनर के साथ भी ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे, उनके साथ साझेदारी कर पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, राहु केतु थोड़े से सेपरेटिस्ट नेचर के प्लैनेट है, तो इतनी आसानी से ना तालमेल नहीं बनता, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वो चीजें इन 1.5 सालों में बन जाएंगी। इसी तरीके से लाभ के भाव में उसका एक नक्षत्र है, उसका स्वामी होके वो ग्रह अपने से देखा जाए, अगर हम यहां से देखें तो 3रे में आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये लोग अपने कहीं ना कहीं अर्निंग्स को, अपने लाभ को बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत, करेज, पराक्रम दिखाते हुए दिखने वाले हैं। तो अगर मैं इन 2 ग्रहों के मूवमेंट से मानूं तो मैं मानूंगा केतु के वजह से भव्य आयोजन होने की संभावनाएं हो सकती हैं, एजुकेशन की आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आने की संभावनाएं बनती हैं। उसी तरीके से राहु की मूवमेंट भी आपको एक साहस दे रही है, जो आप कुछ करना चाहते हो उसको करने के लिए आपके पास 1.5 साल का एक अच्छा खासा समय रहने वाला है। अब बात करें गुरु और शनि को लेके, तो शनि की जो मूवमेंट है जो कि 29 तारीख को होगी, इसके इम्पैक्ट को समझ लीजिए। शनि के जो नक्षत्र है वो आ रहे हैं 4th हाउस के ऊपर। ठीक है, शनि का एक नक्षत्र आता है आपके 8th हाउस के ऊपर और एक नक्षत्र आता है उसका आपके 12th हाउस के ऊपर। शनि जो है इस पर्टिकुलर भाव की आत्मा होके इससे द्वादश होता है, तो 12th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस के अंदर आने वाले नक्षत्र का लॉर्ड जब भी उस हाउस से 12th हो जाएंगे तो उस कंडीशन में वो क्या करने लगेंगे, उस भाव में कमी लाना शुरू कर देंगे। तो ये खर्चे का भाव है। ऐसे स्थिति में शनि यहां पर बढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि बेवजह के खर्चे जो होते हैं उनमें कुछ कमी आए। इवन दो कि 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर जो है वो 12th हाउस में ही गया है, इसके बाद भी कोशिश यहां पे ये होगी कि खर्चों पे कमी हो 12th हाउस। इसी तरीके से देखें 8वें घर का भी कहीं ना कहीं मिड पॉइंट लॉर्ड शनि हो सकता है कुछ लोगों का। तो जिन लोगों के लिए 8वें घर का मिड पॉइंट लॉर्ड है उसमें हम देख रहे थे कि अपने जो आपके ससुराल पक्ष है वहां पे तालमेल करने में आपको काफी ज्यादा करेज, 3rd हाउस, पराक्रम, संघर्ष की थोड़ी सी अनुभूति हुई होगी। लेकिन अब चूंकि शनि आगे की ओर मूव करेंगे, यहां से 4थे बैठेंगे, तो यहां से 4थे बैठने के बाद इनकी खुद की दृष्टि भी आएगी। इस हिसाब से हम कह सकते हैं थोड़ा सा समर्थन आपको मिलता हुआ दिखेगा अपने ससुराल पक्ष से। जिंदगी में किसी भी तरीके के अनसर्टेन गेन्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी जिन लोगों के लिए 8म भाव में कहीं ना कहीं मिड पॉइंट जो है वो शनि के नक्षत्र का होगा, यानी कि अनुराधा नक्षत्र का होगा। लेकिन देखिए इस एरिया में आपको कुछ चुनौती महसूस हो सकती है, क्योंकि 4थे भाव में शनि का जो नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र, उससे शनि अब कहीं ना कहीं अष्टम होने वाले। तो चीजें क्या हो रही हैं, अचानक से किसी चीज का लाभ हो रहा है, खर्चों की कमी हो रही है। अगर खर्च की कमी हो रही है तो उसको दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हैं कि लाभ में कुछ बढ़त हो रही है। तो काम के सिलसिले में आपको
क्योंकि यहाँ का स्वामी है, काम के सिलसिले में आप आगे बढ़ रहे हो, इस कारण से हो सकता है कि घर छूटता हुआ नजर आए, घर से दूर जाने वाली कंडीशन बन जाएगी, नेचुरल सी बात है। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ गेन्स भी होते हुए शनि की वजह से यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेष लगन वालों के लिए, राहु केतु के गोचर को हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, शनि के गोचर को भी हम मिक्स्ड वे में ले रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से उन्नति दिखाएगा, लेकिन कीमत यही कि थोड़ा सा घर को छोड़ना पड़ रहा हो, अपना थोड़ा सा टाइम जो है वो घर के बजाय प्रोफेशन में ज़्यादा देना पड़ रहा हो उनके लिए। साथ ही साथ अब बात करें गुरु की, तो गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए इस 4th हाउस में जो शनि के कारण इंपैक्ट आ रहा है उसको कम करने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब गुरु का गोचर 12th हाउस में हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में उसकी दृष्टि 4थे भाव पर भी है, उसकी दृष्टि 8म भाव पर भी है, और इसकी एक दृष्टि जो है वो 6ठे भाव के ऊपर है। अब गुरु के जो गोचर है वो आपके कुंडली में किन किन भाव में दिखाई दे सकते हैं? 3 नंबर 4 नंबर की राशि में, इसी तरीके से 7 नंबर 8 नंबर की राशि में, और 11 नंबर और 12 नंबर की राशि में। ऐसे में अगर मैं तीसरे हाउस से देखूं तो गुरु का यहाँ से आगे आना ये भी अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको साहस और पराक्रम देगा। चौथे घर का अगर वो मिड पॉइंट लॉर्ड है और उसके बाद आगे बढ़ रहा है, तो जल तत्व में जाके खुश है, इसलिए भी मन को प्रसन्नता देगा। ये कितने लोगों पे लागू होगा? 1/3, 1/3। 1/3 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक राशि में कुल मिला के हमें 3 नक्षत्र मिलते हैं, तो इस हिसाब से 1/3 लोग ऐसे होंगे उस राशि, उस लगन के, जिनके पास यहाँ के नक्षत्र स्वामी गुरु बनते होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपका 7th हाउस, ध्यान रखिएगा, 7th हाउस के अंदर यदि आपका विशाखा नक्षत्र मिड पर आया है, ऐसे स्थिति में थोड़ी सी चुनौती आपको मैरिज लाइफ में देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे विशाखा नक्षत्र नहीं आया तो फिर अष्टम में अगर गुरु की पोजीशन आ रही है, तो यहाँ पे गुरु फायदेमंद साबित हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने नक्षत्र को यहाँ पे देखेंगे और वैवाहिक जीवन को एक सुगमता, एक आसानी देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर गुरु का नक्षत्र है और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी लाभ जो है उस भाव को एक बल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि गुरु अपनी राशि में भी जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर हाउस से जस्ट 2nd हाउस में जा रहे हैं, जो इस हाउस की हैप्पीनेस को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में गुरु का गोचर कुछ लोगों के लिए एक अच्छे अर्निंग सोर्स के रूप में डेवलप होगा, और कुछ हद तक उनके खर्चे, क्योंकि 12th हाउस का 12th में आना, ये वाली कंडीशन से जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तो थोड़े से खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि इन गोचरों में 80% पॉजिटिविटी है। 80% पॉजिटिविटी क्यों कह रहा हूं, समझ लीजिए। ये दोनों पहले तो पृथकतावादी ग्रह हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट करने का तरीका है वो है पहले थोड़ा सा दूर हटाओ, इसके बाद लाभ करो। तो थोड़ी सी चुनौती आपको अपने पार्टनरशिप्स के अंदर देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी, क्योंकि ग्रह का बेसिक नेचर है। इसी तरीके से गुरु के गोचर में जिन लोगों का 7th हाउस के अंदर मिड विशाखा नक्षत्र में आता होगा, उनको थोड़ा सा अपने पार्टनर से दूर रहना पड़ सकता है किसी काम के सिलसिले में। बस इतना ही एक इम्पैक्ट है जो कि हम उसको नेगेटिव में कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल वे में देखें तो मटीरियलिस्टिक वे में गेन्स की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनेगी, क्योंकि जो आपका अचानक वाला भाव होता है अष्टम, इसके अंदर यदि आपका अनुराधा नक्षत्र है तो वो लाभ की तरफ जा रहा है। अचानक से होने वाले लाभ जो है वो ज्यादा बनेंगे उन लोगों की कुंडलियों में जिनके में अष्टम भाव के अंदर अनुराधा नक्षत्र कहीं ना कहीं उस भाव के मध्य में देखने को मिलता है। तो ये था आज मेष लगन के लिए। इसी तरीके से हम सभी लग्नों में एक चर्चा को करेंगे कि किस तरीके के प्रभाव इन ग्रह गोचरों के कारण आपको किन किन भाव से या अपने लाइफ के किन एरियाज के ऊपर थोड़ी सी चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। दृष्टि संबंध जो था वो मैंने आपको पहले ही समझा रखा था। जो जॉइंट इम्पैक्ट्स थे वो ये कि शनि और राहु, इनके जॉइंट इम्पैक्ट आ रहे हैं आपके 5th हाउस में। तो थिंग्स रिलेटेड विद द लव, चाइल्ड एंड एजुकेशन, इनके ऊपर
थोड़ा सा पृथकता, उससे दूर हटने वाले प्रभाव महसूस हो सकते हैं। किसी काम की वजह से आप अपने आप को बिजी कर दो, इस कारण से इनसे थोड़ा सा दूर हटना पड़ सके, ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। शनि और केतु यहाँ पे हम देखें तो इस तरीके से आपके जो लाभ हैं या बड़े भाई बहन हैं उनसे जुड़े हुए कुछ कर्मास को यहाँ पे एक्टिवेशन मिल सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल मेष लगन को मटीरियलिज्म साइड से, धन के साइड से वृद्धि का समय माना जाएगा। तो साथ ही साथ उनके लिए थोड़ी सी चुनौती यह है कि अपने घर बार, अपने रिश्तों के साथ भी संबंधों को किसी तरीके से मेंटेन करना होगा। धन्यवाद।